हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हम लोग एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑलरेडी डन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड फर्स्ट वॉच द फर्स्ट चैप्टर एंड फिर ही यू कंटिन्यू फॉर द सेकंड चैप्टर। तो आज की वीडियो में विल बी डूइंग इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज चैप्टर 2 का पार्ट 1 है ये। सिंस ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, 30-35 पेजेस का चैप्टर है, सो व्हाट आई हैव डन इज rather than reading line by line पूरा text, I have marked certain text के अंदर से कि क्या-क्या important points है जो मेरे को आपको बताना है, समझाना है टर्मिनोलॉजीज में। तो आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे पूरे चैप्टर में। सो ये थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा पेस में मैं चलाऊंगा क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई पॉइंट बाय पॉइंट जो-जो मैंने मार्क किया है आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज समझने के बाद यू हैव टू रीड द टेक्स्ट, पूरा आप रीड करना पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने मार्क किया है। उसके अलावा भी आप यू गो थ्रू द टेक्स्ट थॉरोली, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। अब आपको पता है सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड होता है। अब ये नहीं है कि बस आप देख रहे हैं कि आप जीरोधन में जाके आप सिक्योरिटीज बाई कर सकते हैं, तो वो बस सिक्योरिटीज मार्केट नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ओटीसी मार्केट आता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आते हैं, तो ओवर द काउंटर वाले ट्रांजेक्शन भी आते हैं, एंड ऑल्सो जहाँ पे जो आपका एनएससी बीएससी में जाके आप ट्रेड करते हैं वो वाले ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट में फर्स्ट में विल बी स्टडिंग इज कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कौन-कौन है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो इन्वेस्टर्स एंड फंड प्रोवाइडर्स। तो एक सेकंड। यस। तो फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, बायर ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि कौन जो इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज के अंदर, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज के अंदर वो इन्वेस्टर्स हो गए, एंड प्रोवाइडर्स ऑफ फंड मतलब जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं वो। सेकेंड इज बोरोअर्स और सीकर, मतलब जिसको पैसा चाहिए वो लोग हैं। फर्स्ट इज जो पैसा दे रहा है, सेकेंड इज जो जिसको पैसा चाहिए, जो मतलब जो कंपनीज होती है जिसका शेयर आते हैं उनको पैसा चाहिए, राइट। वो लोग शेयर से पैसा उठाते हैं मार्केट से, तो दे आर बोरोअर्स और सीकर्स ऑफ फंड। नंबर थर्ड इज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज का। इंटरमीडियरीज आपने देखा है, जैसे आप जाके ट्रेड करते हो एनएससी बीएससी पे, तो ये लोग इंटरमीडियरीज है। या एनबीएफसीज हो गया या आपका बैंक्स हो गए, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए। तो ये सब इंटरमीडियरीज है जिससे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं एंड पूरा प्रोसेस को इजी बनाते हैं। थर्ड है रेगुलेटरी बॉडी, मतलब जो देखते हैं कि कोई यार फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो रहा है, हम लोग के इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो दोज आर रेगुलेटरी बॉडी, जैसे सेबी हो गया। तो ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट सही से चल रहा है नहीं, वो सब वो देखते हैं। फिर सिक्योर अब हम लोग देख रहे हैं कि टर्म जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज जो टर्म है उसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटीज आता है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग को पता है शेयर्स आता है, तो बस शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बहुत कुछ आता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नीचे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स आपको पता ही है क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस हम लोग ने पढ़ा है, तो जो भी जिसका एक अंडरलाइंग एसेट है उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटीज के अंदर ही आता है। यूनिट्स आर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर सच एज स्कीम यूनिट, मतलब कोई भी एक स्कीम है या फंड है वो इशू कर रहा है, उसको भी सिक्योरिटीज बोलते हैं। थर्ड इज सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो बोला है सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये जो सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, उन्होंने जो टर्म को बोला है सिक्योरिटीज, वो भी सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। नाउ यूनिट्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप अलग अलग यूनिट्स हम लोग बाई कर सकते हैं, राइट। तो वो भी सिक्योरिटीज के अंदर ही आता है। फिर यूनिट्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स,
अब जैसे म्यूचुअल फंड एक पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, वैसे ही अलग-अलग पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड के अलावा जो व्हीकल्स है, उसके भी जो यूनिट्स है वो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। फिर एनी सर्टिफिकेट ऑफ और इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू एन इन्वेस्टर बाय एन इश्यूअर बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ये स्पेशल पर्पस एंटिटी के बारे में हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी मैं बताऊँगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फुल्ली। तो इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सो ब्रॉडली जो-जो मैंने आपको बताया ये सब टर्म सिक्योरिटीज़ माने जाते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब जो गवर्नमेंट इश्यू करती है डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है वो सिक्योरिटी है, तो वो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है। और राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि नया-नया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, आप गोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक में परचेज़ कर सकते हैं, तो वो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर ही आता है। अ, फिर आता है इक्विटी शेयर्स। अब हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स कौन इश्यू करता है? कंपनीज और इश्यूअर्स, मतलब कंपनी भी इश्यू कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज हो, प्राइवेट कंपनीज हो, पीएसयूज हो। तो कंपनीज और इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, एफआईआई, डीआईआई, इंडिविजुअल, रिटेल, अल्ट्रा एचएनआईज, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। मीडियम क्या है? डायरेक्ट इश्यूएंस ऑफ कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप खरीद सकते हो या डायरेक्ट कंपनी इश्यू करती है। रेगुलेटर्स कौन है? सेबी है, सेबी रेगुलेटर्स अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर और कोई रेगुलेटर्स है तो वो, या सेबी, सेबी भी सबसे बड़ा रेगुलेटर है, तो सेबी या और भी जो रेगुलेटर्स है वो। अब इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस वेंचर, इक्विटी शेयर होल्डर कलेक्टिव ओन द कंपनी, मतलब सोचो एक कंपनी है, इसके अंदर ये इश्यू की है 10 लाख इक्विटी शेयर्स और इसमें आपका 5 शेयर्स है, तो आपका एक फ्रैक्शनल ओनरशिप है 5/10 10 लैक्स का, तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप है आपके पास और सारे 10 लाख शेयर्स मिला के ये कंपनी को ओनरशिप कलेक्टिवली ओन करते हैं। तो वही लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड नोट्स। अब डिबेंचर, बॉन्ड एंड नोट्स कौन इश्यू करता है? इश्यू वही कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स और अदर इश्यूअर्स। फिर इन्वेस्ट कौन कर इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है या कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम क्या है? वही सेम। रेगुलेटर्स कौन है? वही आरबीआई, सेबी और जो भी रेगुलेटर्स है। फिर डिबेंचर्स होता क्या है? डिबेंचर्स आर यूज्ड फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। ईदर सिक्योर्ड भी हो सकता है या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। मतलब सिक्योर्ड मतलब कि कोई कोलैटरल है उसके पीछे, अनसिक्योर्ड मतलब कोई कोलैटरल नहीं है उसके पीछे। एंड फुल्ली कन्वर्टिबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टिबल हो सकता है, पार्टली कन्वर्टिबल हो सकता है। इसके बारे में नीचे हम लोग पढ़ते हैं। फिर फुल्ली कन्वर्टिबल क्या होता है? फुल्ली कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल का मतलब पूरा डिबेंचर ऑर्डिनरी शेयर के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टली मतलब कुछ हिस्सा वो डिबेंचर का ऑर्डिनरी जो शेयर है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ हिस्सा हम लोग रिडीम कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब कुछ भी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते कॉमन शेयर्स में, पूरा ही पूरा रिडीम होगा। Now third is शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 ईयर के कम के होते हैं और लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म में कौन-सा आता है? ट्रेजरी बिल्स आती है, कमर्शियल पेपर्स आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आती है। ये सारे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स वही सेम है, ये चीज़ आप देखोगे मोस्ट ऑफ में देम में सेम है, तो मैं पूरा सब कुछ वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड कौन इश्यू करती है? इश्यूड बाय अ कंपनी इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम करेंसी। मतलब एक ऐसी करेंसी में इश्यू होता है जो होम करेंसी में नहीं है। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अब यूएसडी में इश्यू किया था बॉन्ड्स, तो ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो गए। मतलब ये है कि कंपनी इश्यू करती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स होम करेंसी। मतलब इंडिया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो एक जीएमआर का अंडर में आता है, वो लोग बॉन्ड इश्यू करते थे, तो उनका तो आईएनआर में होना चाहिए था, लेकिन वो यूएसडी में इश्यू हुए, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड। फिर कंपनीज इन इमर्जिंग मार्केट में प्रेफर टू इश्यू बॉन्ड्स इन यूएसडी, क्योंकि यूएसडी ज्यादा कॉमन टर्म करेंसी है, तो यूएसडी में ज्यादा इश्यू होता है। और करेंसीज ऑफ अदर इकोनॉमिकल मैच्योर्ड कंट्रीज एज दे कैरी सिग्निफिकेंट लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब देखो, लोअर इंटरेस्ट रेट या करेंसी रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो नहीं होता है, क्योंकि बहुत ये सब मैच्योर्ड करेंसीज है या कॉमन टर्म करेंसी जिसको बोलते हैं, वो है जैसे जीबीपी हो गया, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, या यूएसडी हो गया। तो ये सब ज्यादा करेंसी कॉमन करेंसीज है जिसमें बॉन्ड्स इशू होते हैं।
नाउ एक्सटर्नल बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड्स क्या हो गया? एक्सटर्नल बॉन्ड्स आर रिफर्ड टू एज यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इश्यूड इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल पढ़ो, इफ अ कंपनी इश्यूज अ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत, मतलब ये कोई इंडिया में यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया, तो दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स, क्योंकि एक कंट्री में जिसका वो लोकल करेंसी नहीं है, उसमें कोई और करेंसी का बॉन्ड इशू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स। और एक्सटर्नल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज आर रिफर टू एज मसाला बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स जो इंडियन रुपीज में हो। अब इंडियन रुपीज में इंडिया में नहीं हो सकता है, नहीं तो वो फॉरेन एक्सटर्नल बॉन्ड नहीं होगा। तो इंडियन बॉन्ड जैसे यूएस में अगर इशू हुआ, तो दैट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, जैसे मैंने आपको बताया। Now, as against foreign currency bonds which create currency risk for issuer in case of masala bond, the currency risk is borne by the investor। इसका मतलब ये क्या लिखा है कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स है, उसमें इशूअर एक जैसे सोचो क्या है कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में यूएस डॉलर का बॉन्ड इशू की, तो उसको यूएस डॉलर में रिपेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो उसको यूएस डॉलर का करेंसी रिस्क होगा। अब लेकिन ये लिखा है इन केस ऑफ मसाला बॉन्ड्स द करेंसी रिस्क इज बॉन्ड बाय इन्वेस्टर, क्योंकि मसाला बॉन्ड इंडियन रुपीज में हो रहा है, तो जो खरीद रहा है वो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि मसाला बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू होता है। तो जैसे यूएस में कोई मसाला बॉन्ड खरीद रहा है इंडियन रुपीज में, तो इंडियन रुपीज का करेंसी का रिस्क होगा। तो वहां पे इन केस ऑफ मसाला बॉन्ड जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड करता है करेंसी रिस्क, एंड इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स जो भी इशू कर रहा है वो आपका बॉन्ड करेगा फॉरेन करेंसी रिस्क, क्योंकि वो आईएनआर को छोड़ के और कोई करेंसी में इशू करेगा, इसीलिए। नाउ वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स। वारंट्स क्या होता है? वारंट्स मतलब एक राइट होता है ताकि जिससे आप इक्विटी शेयर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वारंट्स आर ऑप्शंस दैट एंटाइटल्स एन इन्वेस्टर्स टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और प्री डिटरमाइंड प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका शेयर अभी 500 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपने वारंट लिया कि अगर 625 प्राइस क्रॉस होगा या 6 मंथ्स बाद आप इसको 500 में, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको बाई कर सकते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। मतलब जरूरी नहीं है 500 पे ही, या कोई और प्राइस में। जैसे जैसे ही 625 का जैसे ब्रैकेट वो स्टॉक 625 रुपीज क्रॉस करेगा, या 6 मंथ्स हो गया, तो ये टाइम पीरियड पे हो गया, या आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस जैसे 625 अगर क्रॉस करेगा, या 6 महीना बाद आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हो, वारंट को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर। नाउ व्हाट आर इंडाइसेस? इंडाइसेस जैसे हम लोग ने पढ़ा है, S&P 500 हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, तो ये सब इंडाइसेस है। तो इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस मार्केट इंडेक्स ट्रैक्स द मार्केट specific numbers of shares chosen as a representative sample, most leading indices are weighted by market capitalization। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे एक पोर्टफोलियो जैसे ही आप समझो, उसमें स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं जो पूरा क्या बोलते हैं, जो सेक्टर है उसको दिखाता है। जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में बैंकिंग शेयर्स है जो पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर दिखाता है कि कितना मूवमेंट किया है बैंकिंग सेक्टर। तो वही है कि एक बंडल ऑफ शेयर्स है जो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है वो सेक्टर का। जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है जो ओवरऑल दिखाती है कि मार्केट कितना बढ़ा है, कितना नीचे हुआ है। तो वो 50 कंपनीज ही आपको ओवरऑल व्यू दे रही है मार्केट का कि कैसा था मार्केट। तो उसको बोलते हैं इंडाइसेस। नाउ स्टॉक इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स आर आल्सो क्वाइट लिक्विड, लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। इससे आप क्या हो सकता है कि आप उसको कॉपी कर सकते हो, मतलब रेप्लिकेट कर सकते हो पूरा इंडेक्स को, वो बाय करके वो सब शेयर्स। फिर एनएससी, निफ्टी 50, एसएनपी, बीएसई सेंसेक्स और एमएससीआई एसएक्स 40, ये सब ज्यादा वाइडली ट्रैक्ड इंडाइसेस है। फिर मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स ऑफ 30 चूजन स्टॉक्स, एसएनपी के अंदर मार्केट कैप के हिसाब से 30 स्टॉक्स है। और फिर एमएससी, फिर निफ्टी 50 इज कंपोज ऑफ 50 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया वही, ये सब जो भी वाइडली यूज्ड इंडाइसेस है वो सब का नाम लिखा हुआ है, कॉमन इंडाइसेस जो भी है। तो आपको ये मतलब याद करने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल समझ लो हो जाएगा।
फिर यूजेस क्या है इंडाइसेस का? एक तो बेंचमार्क है, मतलब आप सोचो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आप देखे हो कि 2% बढ़ा है आज के दिन में, तो आप ओवरऑल अंदाजा लगा लोगे कि हाँ, बैंकिंग सेक्टर आज अप था। तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक बेंचमार्क है फॉर जो भी पूरा सेक्टर है, उसके लिए उसका एक बेंचमार्क है। तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, अब हम लोग जैसे निफ्टी देखते हैं या सेंसेक्स देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि इकोनॉमी कैसा चल रहा है। जैसे अ, हम लोग देखा कि निफ्टी क्या बोलते हैं, यह सेंसेक्स 5 साल पहले इतना था, अब इतना है। तो हम लोगों को पता चलता है कि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रहा है, कैसा चल रहा है, स्टैग्नेंट चल रहा है, क्या फेज़ है इकोनॉमी में। तो वो सब देख के पता चलता है इंडेक्स को। फिर रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स, अब रियल टाइम में मार्केट जैसे आज सुबह मार्केट खुला, मार्केट क्रैश हो गया 5%, ऐसे अगर होता है, तो मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है। फिर इंडाइसेस एक्ट एज अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फीचर्स एंड ऑप्शंस। अब इंडेक्स फंड्स जैसे ईटीएफ्स होते हैं, तो वो सब के लिए उसका जो अंडरलाइन होता है वो यूजुअली इंडेक्स ही होता है। अंडरलाइन जैसे एक डेरिवेटिव है या कमोडिटी का फ्यूचर है, तो उसका अंडरलाइन कमोडिटी हो गया। या डेरिवेटिव है, जैसे आपने बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन लिया, तो अ, उसका क्या बोलते हैं, जो अंडरलाइन हुआ वो तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया, राइट? तो वो ऑप्शन हो गया एंड उसका अंडरलाइन क्या हुआ, इंडेक्स। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या होता है, पूल टुगेदर पैसा, मतलब बहुत सारे लोग मिला के पूल पूल इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स। फिर द वैल्यू ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एनएवी, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। मतलब एक एक यूनिट जो होता है, शेयर नहीं होता, यूनिट होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो एक एक यूनिट को एनएवी एनएवी के हिसाब से उसका वैल्यू डिटरमाइंड होता है। जैसे शेयर का रुपीज में होता है, राइट? उसको हम लोग शेयर का वैल्यू बोलते हैं, शेयर का कितना कितना रुपीज में शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वैसे यूनिट्स भी ट्रेड करते हैं एट द वैल्यू ऑफ एनएवी। चेंजेस कंटिन्यूअसली टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द फंड। मतलब जो फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, जैसे सोचो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, तो जो मिड कैप सिक्योरिटीज वो होल्ड कर रहा है उसके अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो चेंजेस वो यूनिट्स दिखाते हैं। वो एक पर्टिकुलर यूनिट सोचो एक सर्टेन अमाउंट से चेंज हुआ, तो पता चलता है कि पूरा पोर्टफोलियो कितना अमाउंट से चेंज हुआ। नाउ दो तरीके के फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड फंड होता है, एक क्लोज्ड एंडेड फंड होता है। ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होता है कि आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, और क्लोज्ड एंडेड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ही शेयर, जैसे एक म्यूचुअल फंड ओपन हुआ तभी आप बाय कर सकते हो, और उसका एक सर्टेन मैच्योरिटी होता है, तो वो क्लोज्ड एंडेड होता है। ओपन एंडेड फंड में कोई मैच्योरिटी नहीं होता। फिर यूनिट्स ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड ऑन सिक्योरिटी मार्केट वेयर दे आर मैंडेटरीली लिस्टेड। मतलब आप बेच खरीद बेच नहीं कर सकते ओपन एंडेड में, लेकिन सॉरी क्लोज्ड एंडेड में, लेकिन आप ओपन एंडेड में बाय एंड सेल कर सकते हो मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ एक व्हीकल होता है दैट इन्वेस्ट इन फंड पूल्ड बाय इन्वेस्टर्स टू ट्रैक अ इंडेक्स। मतलब इंडेक्स उसका अंडरलाइंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है वो उसका अंडरलाइंग होता है। जैसे गोल्ड और बास्केट ऑफ एसेट्स, इट इज सिमिलर टू इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड जैसा ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि उसका अंडरलाइंग इंडेक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है। या एक जैसे बंच ऑफ एसेट हो गया, आप खुद का भी ईटीएफ बना सकते हो। एक बंच ऑफ एसेट हो गया एंड देन उससे एक फंड आप क्रिएट कर लिए, तो आप खुद का भी एक ईटीएफ बना सकते हो। या गोल्ड हो गया उसका अंडरलाइंग में, तो कुछ भी हो सकता है। इंडेक्स फंड जैसे काम करता है वो भी, उसमें भी यूनिट्स होता है सेम, एंड विच आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन डीमैट इन फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में वो भी म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है वो भी ट्रेड होता है रियल टाइम पे, वैसे ईटीएफ भी ट्रेड होता है यूनिट से। ईटीएफ प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होता है, क्योंकि आप खरीद बेच सकते हो एट रियल टाइम प्राइसेस। फिर इस पैसिवली मैनेजमेंट, ये पैसिवली होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली ट्रेड होता है, ये लेकिन इसमें पैसिव मैनेजमेंट होता है। पैसिव मैनेजमेंट में क्या होता है, आपका जो मैनेजमेंट फीस है या परफॉर्मेंस फीस है वो रिलेटिवली कम कम लगता है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा है। जो भी मैनेजर्स है, वो ईटीएफ फंड के जो फंड मैनेजर्स है, वो लोग एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे, वो लोग पैसिवली मैनेज कर रहे हैं। मतलब कहीं पैसा लगा के छोड़ दिए, फिर इसको ओकेजनली ट्रैक कर रहे हैं, तो वैसा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बाय सेल होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसको देखा जाता है, तो उसमें एक्टिव मैनेजमेंट होती है। लेकिन ईटीएफ्स में पैसिव मैनेजमेंट होती है, इसलिए उसकी मैनेजमेंट फीस एंड परफॉर्मेंस फीस भी म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली कम होती है। फिर नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस ओवर कॉमन ऑर्डिनरी। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो आप इक्विटी प्लस डेट का मान के चलो। इक्विटी मतलब नॉर्मल कॉमन शेयर जैसा है, डेट मतलब कि उसको डेट में जैसे पहले प्रेफरेंस मिलता है आपको एक डेट में आपको पता रहता है कि रीपेमेंट कितना है, कितना पैसा मेरे को मिलेगा, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में भी होता है। एक तो आपको फर्स्ट डिविडेंड पता रहता है कि यूजुअली कितना मिलेगा, एंड देन आपको क्या बोलते हैं आपको ये भी पता है कि आपको ऑर्डिनरी शेयर्स से पहले प्रेफरेंस मिलेगा, या कंपनी जब डिविडेंड देती है तब पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स को मिलता है, या सेकंड जब लिक्विडेट होती है कंपनी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को जो भी पैसा होता है वो मिलता है, फिर इक्विटी शेयर्स को मिलता है। फिर इक्विटी प्लस वही डेट का उसका फीचर्स होते हैं। फिर परफॉर्मेंस जो प्रेफरेंस है उसको कॉमन शेयर से ऊपर परफॉर्मेंस मिलती है। फिर लेकिन डिविडेंड पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ये नहीं बोलती कंपनी की प्रेफरेंस शेयर्स को तो पैसा मिलेगा, ये नहीं है, बस प्रेफरेंस मिलता है कॉमन इक्विटी से ऊपर प्रेफरेंस मिलता है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता प्रेफरेंस शेयर्स में। और राइट ओवर रेसिडुअल ऑफ एसेट, मतलब कि अगर कंपनी डूब रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो उसके जो एसेट है उसके ऊपर कोई राइट्स नहीं है। जैसे नॉर्मल शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, उनका भी जैसे क्या होता है, लिक्विडेट होती है लेकिन राइट नहीं होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में भी होता है, कोई राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का। राइट नहीं है, बस एक प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डेट इंस्ट्रूमेंट बट दे ऑफर प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे मैंने आपको बताया, डिविडेंड इज पेबल बिफोर एनी इंडिविजुअल पेड इन कॉमन इक्विटी, मैंने बता दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट पेड बिफोर कॉमन इक्विटी होल्डर्स, बता दिया मैंने आपको। देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जो भी डिविडेंड आपको नहीं मिला, जैसे इस साल कोई डिविडेंड है वो नहीं मिला, तो वो अगला साल आपको मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब जो डिविडेंड नहीं मिला वो फिर नहीं मिलता, लैप्स हो जाता है। कन्वर्टिबल पार्टली और फुल्ली, अब प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्टिबल होता है, या फुल्ली कन्वर्टिबल होते हैं या पार्टली कन्वर्टिबल होते हैं, जैसे बॉन्ड्स थे वैसे ही। फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। पीरियोडिक कूपन पेमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट, अब डेट डिबेंचर्स ये एंड बॉन्ड्स के बारे में शायद आपको पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जिससे क्या होता है कि सोचो 1000 पार वैल्यू है, मैं आपको बताऊंगा पार वैल्यू क्या होता है। 1000 पार वैल्यू है, अभी आपको 900 में मिल रहा है, इसका मतलब आप 900 में अभी खरीदोगे, एंड और बताया कि 10% कूपन है, तो 900 पे आप अभी खरीदोगे, 10% आपको 1000 के ऊपर मतलब 100 रुपए हर साल मिलेगा, एंड एट मेच्योरिटी आपको 1000 रुपीज वापस मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है कॉमन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का। तो ये लिखा है कि पीरियोडिक कूपन इंटरेस्ट, मतलब ये जो 100 आपको मिल रहा है वो, एंड प्री डिटरफाइंड टाइम, मतलब आपको पहले ही पता होता है कि कब मेच्योर हो रहा है एंड कितना परसेंट कूपन मिलेगा। डेट इंस्ट्रूमेंट में गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है वो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं ना। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हो, पार्टली मतलब कुछ आप रिडीम कर सकते हो, कुछ कन्वर्ट कर सकते हो, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब और ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब आपका मन है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो या आप उसको रिडीम कर सकते हो। फिर इश्यूअर स्पेसिफिक डिटेल्स। अब इश्यूअर स्पेसिफिक डिटेल्स क्या क्या है, डेट ऑन विच द कन्वर्जन में बी मेड, रेशियो ऑफ कन्वर्जन, कितना में कन्वर्ट होगा, क्या रेशियो से कन्वर्ट होगा, प्राइस एट विच शेयर विल बी अलॉटेड, अगर कन्वर्ट हुआ तो शेयर्स है वो क्या प्राइस पे अलॉट होगा। फिर प्रपोर्शन ऑफ द डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ पार्शियल कन्वर्ट, मतलब अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो कितना कितना पार्ट कन्वर्ट होगा, 40% कन्वर्ट होगा, 50% कन्वर्ट होगा, कितना पार्ट कन्वर्टेबल। तो ये सब डिटेल्स मेंशन रहता है। एडवांटेज टू यूजर इज दैट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर यूजुअल लोअर, हैव अ लोअर कूपन, मतलब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसमें, क्योंकि जो आप खरीद रहे हैं उसके पास एक कन्वर्टेबल राइट भी है, तो एक बेनिफिट मिल रहा है उसको, इसलिए जो कूपन रेट होता है वो यूजुअली कम होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, इसलिए जो इश्यूअर है, मतलब जो इशू कर रहा है वो डिबेंचर, उसको वहां पे एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसको कम कूपन देना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज yield to investors in such डिबेंचर इज नॉट फॉर्म ऑफ कूपन, कूपन के फॉर्म में नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो ये नहीं देखता कि मेरा जो भी मैं कमाऊंगा कूपन के फॉर्म में नहीं कमाऊंगा, वो ये सोचता है कि इक्विटी कन्वर्ट करके कितना मेरे को पैसा कमाने मिलेगा, तो वो फॉर्म में देखता है जो भी yield है उसका। Alone but also possibility of capital appreciation in investment of once debenture is converted into equity shares, मतलब अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया एंड प्राइस बढ़ी है तो उसको वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो फॉर्म में देखता है कि उसका ओवरऑल yield वहां से कितना मिलेगा।
फिर नेक्स्ट टू रीपे uh, हाँ, टू रीपे द डेट सिंस शेयर्स आर एक सेकेंड। Moreover, the issuer do not have to repay the debt since the अब देखो वो बॉन्ड खरीदा जैसे मैंने आपको बताया था 1000 उसको मैच्योरिटी में मिलेगा, लेकिन अगर कन्वर्ट हो गया तो 1000 इश्यूर को नहीं देना पड़ेगा ना, तो वहां पे एक एडवांटेज होता है। और यही और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए क्या डिसएडवांटेज है कि सोचो जो डिबेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका तो शेयर डाइल्यूट हो गया ना, क्योंकि और इक्विटी शेयर मार्केट में आ गए वो डिबेंचर कन्वर्ट होने की वजह से। तो ये एक डिसएडवांटेज है इक्विटी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए कि अ, जो डिबेंचर है कन्वर्ट होने से उनका जो भी होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगा और कंपनी के अंदर यू नो होल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल फॉल। द इन्वेस्टर्स इज अ द इन्वेस्टर्स The investor in a convertible debenture have an advantage of equity and debt features. They earn coupon in form of in initial stage, मतलब इनिशियल स्टेज में उनको कूपन मिलेगा वो 100 करके, जैसे मैंने आपको बताया 100 करके कूपन मिलेगा। फिर जब फिर क्या होता है कि वो देखता है कि कंपनी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गई, इक्विटी शेयर अच्छा था, वो कन्वर्ट भी कर सकता है फिर। तो उसका वहां पे एक एडवांटेज मिलता है जो भी खरीद रहा है डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स उसको। फिर अब एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट आईडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जीडीआर। अब क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन कंपनी है, सोचो इंडियन कंपनी है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को अगर सोचो यूएस से पैसा उठाना है तो वो एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा, क्योंकि उसको अमेरिका से पैसा उठाना है, कोई अमेरिकन कंपनी है उसको, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अगर इंडिया से पैसा उठाना है तो वो एक आईडीआर इशू करेगा। तो मतलब बाहर की कंपनीज को अगर दूसरे फॉरेन कोई सिक्योरिटी मार्केट से पैसा उठाना है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। प्रोसेस क्या है ये देखो, रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एकदम थॉरली याद नहीं करना है, आप बस पढ़ने से आपको हो जाएगा एक बार रीड करने से। डिपॉजिटरी रिसीट कैसे कंपनी इशू कर दी है, कंपनी ऑफ एन और इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द बैंक, एक बैंक में इशू करती है। अब वो द बैंक प्लेसेस द सिक्योरिटी इन द कस्टोडियन अकाउंट, बैंक कस्टोडियन अकाउंट में सिक्योरिटीज को भेजता है इन अ कंट्री वेयर द कंपनी इज डोमिसाइल्ड। फिर द बैंक देन इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट द शेयर्स टू इन्वेस्टर्स इन द ओवरसीज मार्केट। समझ गए होगे, ये तो बहुत कॉम इजी है, सिंपल लिखा है। फिर नेक्स्ट है इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्स in the form of issue of ordinary equity shares through deposit receipt. Foreign companies are allowed to raise capital from India through IDRs, जैसे मैंने आपको बताया वही लिखा है। फिर लिखा है सेबी हैज लेड डाउन, अब गाइडलाइंस लिखा है कि क्या इश्यू कर सकता है, कैसे इश्यू कर सकता है, कितना पैसा उठा सकता है कंपनी से भी, सब उन्होंने गाइडलाइंस लिखा है। फिर अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट क्या होता है, ट्रेडेड इन यूएसए दैट आर इशूड बाय नॉन यूएस कंपनी। इंडिया की कंपनी यूएस से पैसा उठा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन कंपनीज ने इन्फोसिस, विप्रो, आईसीसी एंड एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने आपको बताया वो सारी कंपनीज अगर अमेरिका से पैसा उठा रही है तो वो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड जैसे जैसे अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया से पैसा उठा रही है तो दैट इज कॉल्ड आईडीआर। फिर हांगकांग डिपॉजिट रिसीट, मतलब अगर कोई बाहर की कंपनी हांगकांग से पैसा उठा रही है तो हांगकांग डिपॉजिट रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट मतलब सोचो कि एक इंडियन कंपनी है वो बहुत सारे मार्केट से, मल्टीपल मार्केट जैसे अमेरिका अमेरिका हो गया, हांगकांग से या बहुत सारे अलग अलग कंट्री के मार्केट से पैसा उठा रही है तो उसको कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं। ये यूजुअली यूरोपियन यूनियन की कंपनीज है, वो यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज है वहां से अगर पैसा उठाते हैं तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। द अब देखो आइडिया डिपॉजिट इशू करने से क्या होता है, आप एक मार्केट से फिक्स नहीं हो, मतलब एक आप यू नो एक लिमिट नहीं है आपका, मतलब एक पर्टिकुलर आप लिमिटेड नहीं हो। जैसे एक कंपनी है इंडिया की, इंडिया से ही पैसा उठा रही है तो वो इंडियन मार्केट तक लिमिटेड है, राइट। तो लेकिन डिपॉजिट रिसीट से क्या होता है, एक आपका ब्रॉड मार्केट जो पूरा वर्ल्ड का मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, आपको वहां पे एक्सपोजर मिलता है, वहां से जाके भी पैसा उठा सकते हैं। तो आपका वाइडर इन्वेस्टर बेस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं,
Foreign currency convertible bonds are foreign currency, usually denominated convertible debt papers issued by companies in international market. अब जो भी कोई यूएस डॉलर में यूजुअली होता है, यूएस डॉलर में वो डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू कर रही है इन इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड. These instruments are to be understood the way convertible are, with the only difference that generic option convertible and issued offshore in different denomination. Offshore onshore मतलब जहाँ की कंपनी है वही कंट्री में इशू कर रही है, और ऑफशोर मतलब जहाँ की कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज में या बाहर की कंट्रीज में इशू कर रही है, तो उसको ऑफशोर बोलते हैं. तो ऑफशोर अगर वो बॉन्ड इशू कर रही है कोई भी करेंसी में, यूजुअली डॉलर में डिनोमिनेटेड, तो उसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड बोलते हैं. अब वही गाइडलाइंस इसमें आरबीआई लिखा है, तो वही है. फिर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन द बॉन्ड्स इज फॉरेन करेंसी. अब फॉरेन करेंसी में आपका रीपेमेंट होगा ऑब्वियसली, तो उसमें करेंसी रिस्क होता है क्योंकि वो करेंसी में आपको बॉन्ड को रिवे करना है. फिर डिविडेंड इज पेड इन इंडियन रुपीज विद कन्वर्जन ऑब्लिगेशन विद द इन्वेस्टर्स. अब क्या हुआ, जैसे इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो अपने आपके सोचो कि दो चार बाहर फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने इशू किया आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड. तो फर्स्टली जो है जो डिविडेंड होगा वो आईएनआर में ही जाएगा, लेकिन जो रीपेमेंट होगा सोचो फॉर एग्जांपल यूएस डिनोमिनेटेड है, वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड, तो उसको जो डिविडेंड है वो आईएनआर में ही जाएगा. तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो वो बॉन्ड खरीदे हैं उनको एक आईएनआर का करेंसी रिस्क होगा, क्योंकि वो तो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर खरीदे, तो उनको कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपना लोकल करेंसी में, तो उनको इंडिया का आपका इंडिया का करेंसी आईएनआर करेंसी रिस्क है. लेकिन इंडियन कंपनी को तो उनको यूएस डॉलर में रीपे करना पड़ेगा, राइट. तो उनको जो इशुअर है उसको यूएस डॉलर का, या जो बोलते हैं जो भी करेंसी में वो इशू की उसका करेंसी रिस्क है, क्योंकि उसको पहले उसके पास तो आईएनआर होगा, पहले उसको आईएनआर से यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यूएस डॉलर से उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा. तो वहां पे यू नो अब करेंसी रिस्क का बोलता है कि करेंसी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट करती रहती है, राइट, हम लोग को पता है. तो उसको बोलते हैं कि कन्वर्ट करने में क्या पता कि आईएनआर डिप्रिशिएटेड है एंड क्या बोलते हैं जो यूएस डॉलर है वो अप्रिशिएटेड है, तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हम लोग को आईएनआर में, तो इसीलिए करेंसी रिस्क आ जाता है वहां पे. फिर इक्विटी लिंक डिबेंचर्स को क्या होता है, फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स विद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स सच एज निफ्टी 50 और सेंसेक्स. इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर, जैसे नाम में ही समझ में आ रहा है कि इक्विटी से लिंक्ड है. अब लिंक कैसे होगा, जो भी डिबेंचर जैसे जो कूपन देता है, ये जो इंटरेस्ट देता है, वो आपका सोचो इक्विटी शेयर से, मतलब अगर इक्विटी शेयर ज्यादा एस&पी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बैंक निफ्टी कोई इंडेक्स जो भी अंडरलाइंग उसमें बोला गया है बॉन्ड में जिससे लिंक्ड है उसका परफॉर्मेंस, वो अगर अच्छा कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स. फिर कॉमन कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स, वही सेम जैसे इक्विटी था, तो इसमें कोई कमोडिटी से होगा, जैसे गोल्ड या ऐसा कुछ उससे लिंक्ड होगा उसका परफॉर्मेंस. फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी है उससे लिंक्ड है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो. फिर एमबीएस एंड एबीएस, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और एसेट बैक सिक्योरिटीज क्या होता है, अब देखो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज क्या होता है, ये एमबीएस है सोचो, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है. अब ये इन्वेस्टर्स है, यहाँ से वो पूल करती है पैसा अलग अलग इन्वेस्टर से, तो आप लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हो या कंपनीज है, वो सारे इन्वेस्ट करते हैं एमबीएस में. अब ये क्या करती है कि ये लोन, इसका बैक्ड, ये लोन जो होते हैं, जो भी होम लोन्स होते हैं, मॉर्गेज लोन होता है, तो वो सब में इन्वेस्ट करती है पैसा. और यहाँ से जैसे हम लोग ने देखा है कि हम लोग लोन लेते हैं तो ईएमआई देना पड़ता है, तो ये जो ईएमआई देते हैं, ये सब लोन से जो ईएमआई आता है वहां से आपको इंटरेस्ट और रीपेमेंट होता है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एमबीएस का और एसेट बैक सिक्योरिटीज का स्ट्रक्चर यही है. अब इसमें अंडरलाइन जैसे मॉर्गेज है, एमबीएस है, तो इसमें जो होम लोन्स हो गया वो सब हो सकता है, या कार लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, तो बहुत कुछ हो सकता है. बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है. डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट रिसीवेबल, ये सब रिसीवेबल्स है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट सच एज होम लोन्स, ऑटो लोन, रेंट,
क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, तो ये सब जो भी कैश फ्लो आ रहा है इसके अगेंस्ट जो इश्यू करती है दैट इज कॉल्ड एमबीएस। फिर द इश्यूअर इज एबल टू क्रिएट लिक्विडिटी ऑफ एन अदरवाइज इलिक्विड एसेट बाय सिक्योरिटाइजिंग देम। देखो जो होम लोन्स है वो तो लिक्विड है, इलिक्विड है, मतलब कहीं ट्रेड थोड़ी हो रहा है होम लोन्स, कहीं आप खरीद बेच थोड़ी सकते हो होम लोन। तो वैसे ही है कि इलिक्विड है होम लोन्स, लेकिन उससे आप एक ऐसा क्रिएट कर दिए जो लिक्विड है, तो आप एक लिक्विड स्ट्रक्चर क्रिएट कर दीजिए आउट ऑफ एन इलिक्विड एसेट या कैश फ्लो। तो दैट इज सिक्योरिटाइज कर दिया पूरा को, अलग अलग सिक्योरिटीज में आप डिवाइड कर दिए पैसा उठाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एमबीएस या एबीएस। द इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिट कार्ड क्रेडिट रेटेड एंड मे बी लिस्टेड ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब इसमें भी अलग अलग फॉर्म के होते हैं, ग्रेड्स होते हैं अलग अलग, जिसको हम लोग बोलते हैं एमबीएस में भी। जैसे कोई हो गया आपका सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है इसमें भी, तो उसमें उसके हिसाब से क्रेडिट रेटिंग भी मिलती है एंड ये सब ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। फिर रीट्स क्या होता है? रीट्स या वीआईटीएस। फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर investment vehicles that pool money from various investors, invest in revenue generating real estate projects and infrastructure projects respectively। जैसे वो फॉर्म ऊपर वाला मैंने आपको बताया ना, ये अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये रीट्स है तो ये कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगी, यहाँ से पैसा आपसे पूल कर रही है, यहाँ से सिक्योरिटाइज करके फिर उसको एक इलिक्विड या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, तो दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा फंड लगेगा, तो यहाँ से वो पूल कर सकती है लोगों से मनी एंड वहां से फिर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकती है, तो दैट इज कॉल्ड रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दे enjoy favorable tax treatment as long as they meet necessary regulatory requirements। फिर in case of REITs 80% of the assets should be held in form of real estate। 80 अगर REITs है तो 80% जो ये इन्वेस्ट कर रही है ये रियल एस्टेट की फॉर्म में होना चाहिए 80%। एंड similar to investment infrastructure investment trusts, 90% capital should be used to invest in revenue generating infrastructure project। revenue generating infrastructure project में 90% इन्वेस्ट होना चाहिए। The asset can be held directly through a special purpose vehicle SPV। अब देखो SPV का यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ SPV क्या होता है। एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारे एसेट है, लेकिन वो देख रही है कि जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज है उसमें सोचो बी प्लस प्लस उनको मिल रखा है क्रेडिट रेटिंग, लेकिन उनको चाहिए कि अच्छा रेटिंग मिले। अब हो सकता है बी प्लस प्लस मिला हो क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे यू नो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड है, या उसका यहाँ पे डेट बहुत ज्यादा है, इक्विटी कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो इसकी वजह से काफी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका क्रेडिट रेटिंग कम हो, तो ये क्या कर सकती है एक अलग कंपनी बना सकती है और जो भी अपने थोड़े थोड़े एसेट है वो वहां पे ट्रांसफर कर सकती है। अब ये कंपनीज में तो बस एसेट्स है एंड लाइबिलिटीज नल के बराबर है, तो ये कंपनी को ऑब्वियसली ज्यादा क्रेडिट रेटिंग मिलेगा, तो जो इसको ए प्लस मिला, तो अ, ये कंपनी जो वो फॉर्म की इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर क्रेडिट रेटिंग एंड इन ऑर्डर ये कंपनी से वो लोगों से पैसा उठाएगी, तो ये कंपनी को हम लोग एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी ये बेसिक है, हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो आप ये बेसिक समझ लो, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इतना इनफ है अभी के लिए। अब कमोडिटी क्या होता है? अब कमोडिटी तो आपको पता ही है क्या होता है। दो तरह के कमोडिटी होते हैं, एक सॉफ्ट कमोडिटी, एक हार्ड कमोडिटी। अब जो हार्ड कमोडिटी होते हैं वो यूजुअली माइंड होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या गोल्ड हो गया, ये सब माइंड। और जो सॉफ्ट कमोडिटी होते हैं वो सब उगाए जाते हैं, जैसे जो आपका व्हीट हो गया, पैडी हो गया, जो भी ग्रेन्स है वो सब सॉफ्ट कमोडिटी के अंदर आते हैं। अब ये मैंने आपको इस सीएफए के नेचुरल रिसोर्स वाले चैप्टर में भी अभी जो वीडियो रिसेंटली अपलोड हुआ है उसमें भी आपको पूरा अच्छे से कमोडिटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता है तो कमोडिटी के प्राइसेस भी हाइक होते हैं, तो आपको एक इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। आप हेज कर सकते हो बाय द मीन्स ऑफ कमोडिटी। तो ये सब बेसिक फीचर्स है कमोडिटी के। इन्फ्लेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है कमोडिटी पर। ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट लगता है, इन्वायरमेंटल भी डिपेंड करता है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लगता है, तो ये सब बेसिक फीचर्स है। फिर प्रीशियस मेटल्स प्रीशियस मेटल्स तो आपको पता ही है, गोल्ड सिल्वर ये सब प्रीशियस मेटल के अंदर आते हैं।
जिससे क्या होता है कि जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो प्रिजर्व रहता है या अप्रिशिएट होता रहता है। प्रिजर्व रियल वैल्यू ऑफ मनी, मेटल्स हैव वेरी लॉन्ग लाइफ, कमोडिटी से अलग है ये, क्योंकि कमोडिटी तो जल्दी शायद व्हीट ये सब खराब हो जाती है ना, लेकिन प्रीशियस मेटल्स तो जल्दी से खराब नहीं होते। फिर कमोडिटी ईटीएफ्स क्या होता है? अब आप लोगों को बेसिक पढ़ के ही समझ में आ जाता होगा अभी तो, कि कमोडिटी ईटीएफ मतलब एक पूल व्हीकल है, एक जिसका अंडरलाइन कोई कमोडिटी से लिंक्ड है। फिर पूल्ड व्हीकल इन रेंज ऑफ फिजिकल कमोडिटी, since the storage is handled by the fund, investor do not have to हैव एनी स्टोरेज ऑब्लिगेशन। अब स्टोरेज ये सब जो कम्युनिटी का स्टोरेज है वो सब फंड ही मैनेज करती है, तो इन्वेस्टर का बस पैसा लगाना है, उसको वहां से रिटर्न मिलेगा। कोई उसको वेयर हाउसिंग का कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का या फिर आपका स्टोरेज कॉस्ट का कोई किसी का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब गोल्ड ईटीएफ हो सकता है मोस्ट कॉमन कमोडिटी। अब गोल्ड ईटीएफ सबसे ज्यादा कॉमन है। ईटीएफ प्रोडक्ट्स आर वेरी इजी टू स्टोर एंड मैनेज फॉर द फंड। अब ईटीएफ क्या है? ईटीएफ इजी टू स्टोर है और फंड को मैनेज करने के लिए इजी है। फिर मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्री डिटरमाइंड। एक फ्यूचर है, आपने फ्यूचर बाई किया तो आपको पता है एक सर्टेन 6 महीना बाद आपको सोचो एक कमोडिटी है वो 80 रुपीज पर किलो के हिसाब से आप खरीद सकते हो, तो एक ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपको प्री डिटरमाइंड टाइम है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है आपके पास, तो इससे आप हेज कर सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू गेन इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। अगर सोचो प्राइस बढ़ गया, अभी 6 महीना बाद मार्केट में प्राइस 90 चल रहा है, लेकिन आपके पास तो 80 में आप फ्यूचर के वजह से आप 80 में ही खरीद सकते हो, तो प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से आपको प्रॉफिट हो गया। वैसे ही लॉस भी हो सकता है, सोचो 6 महीना बाद 70 हो गया प्राइस, तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो आप द इन्वेस्टर कैन गेन आउट ऑफ प्राइस विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट। अब फ्यूचर में अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो नहीं है कि आपको अब 80 पर केजी में खरीदना पड़ेगा प्रोडक्ट, वैसा नहीं है। जैसे 90 हो गया तो आप ये प्राइस अप्रिसिएशन में बेच सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, या गिर गया तो आप ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दो। तो ऐसा वो नहीं होता है कि आपको वो जो कमोडिटी है वो खरीदनी पड़ेगी। जो भी प्राइस अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन है उसमें आपको उसका बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं। We manage future contract refer to a portfolio of future contracts that will be actively managed by professionals instead of buying the underlying asset। एसेट बाय करने का जरूरत नहीं है आपको, बस आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो या आपको हेज करना है फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप कर सकते हो। द इन्वेस्टमेंट मैनेजर टेक पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। वेयर हाउसिंग रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि आपका वेयर हाउस में जो भी माल है वो वो आपका है, तो वही डॉक्यूमेंट ही है ये जो ओनरशिप ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन द वेयर हाउस दिखाता है। फिर स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटीज मार्केट। स्ट्रक्चर सिक्योरिटीज मार्केट काम कैसे करता है? स्ट्रक्चर क्या है? अब दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। अ, दो तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट कहाँ होता है? देखो, एक कंपनी, एक नई कंपनी है, वो आई। अब जैसे हम लोगों ने देखा था ज़ोमैटो। अब जैसे ये ज़ोमैटो है, ये आई, इसको पब्लिक में शेयर लाना है। अब ये जैसे ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई या बीएसई है, यहाँ से आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ट्रेडेड मार्केट है, मतलब जो मार्केट में आप खरीद सकते हो। अब जैसे ज़ोमैटो आई थी उससे पहले तो आप ज़ोमैटो का शेयर नहीं खरीद सकते थे ना, तो ज़ोमैटो आई, तो ये आती है थ्रू द वे ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ये पब्लिक को ऑफर करती है कि हम ये प्राइस में इतना शेयर अपना देंगे, तो आप तो ज़ोमैटो फिर पहले आईपीओ लाती है, वहाँ से लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, आईपीओ सब्सक्राइब होता है, फिर यहाँ से वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे ही आईपीओ लॉन्च हो जाता है, जैसे ही मार्केट में वो ट्रेड करने लग जाता है फर्स्ट डे, फिर आप वो शेयर को बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो पार्ट है, ये प्राइमरी प्राइमरी मार्केट है, और ये जो मार्केट है ये सेकेंडरी मार्केट है। पब्लिक इश्यू मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने आपको बताया, कंपनी आती है, वो दिखाती है लोगों को कि उस हम लोग का इतना फाइनेंशियल्स है। तो लोग उसको देखते हैं कि इतना फाइनेंशियल्स है, कितना कमा रही है कंपनी, फाइनेंशियल्स ठीक है नहीं है, फिर उसको सब्सक्राइब करते हैं। फिर वो बोलती है कि हम एक शेयर इतना में ला रहे हैं, फिर वो सब्सक्राइब होता है, फिर वो मार्केट में ट्रेड करना चालू होता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बोलते हैं। फिर फॉलो पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? फॉलो पब्लिक ऑफरिंग ये सब प्राइमरी मार्केट में ही होता है। जैसे आईपीओ मैंने आपको बताया, आईपीओ एक वे है प्राइमरी मार्केट में जिससे लोग पैसा उठा जिससे कंपनी पैसा उठा सकती है। अब और भी तरीका है आईपीओ जैसे जैसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसका मतलब क्या होता है? ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, नई कंपनी जैसे
ज़ोमैटो नई कंपनी थी, तो वैसे ही एक ऑलरेडी ट्रेडेड कंपनी भी हो सकती है। उसको अगर जैसे कोई नया सिक्योरिटीज़ लाना है और सिक्योरिटी और पैसा उठाना है मार्केट से, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकती है। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ईदर मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक और ऑफर फॉर सेल इज़ कॉल्ड एफपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर थ्रू द ऑफर फॉर सेल इंक्रीज पब्लिक शेयर, मतलब अगर सोचो उसमें अभी मार्केट में उसके 1 मिलियन शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसको और पैसा उठाना है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग और इंक्रीज करना है, तो वो जैसे और 1 मिलियन शेयर का एफपीओ की, तो अभी टोटल मार्केट में 2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए और मार्केट से पैसा उठाने के लिए, या फिर ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि या तो पैसा उठाने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसको अगर अपना शेयर बेचना है, खुद और पैसा नहीं उठाना है, बस अपना शेयर बेचना है, तो वो फॉलो फॉर पब्लिक ऑफरिंग ला सकती है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब इशू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स टू सिलेक्ट इन्वेस्टर्स, मतलब कोई एफपीओ या आईपीओ नहीं लाती, बहुत लोगों को नहीं देना है, एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को उनको अपना शेयर्स देना है। फिर अब ये इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर आप शेयर्स दे रहे हो इन्वेस्टर को, तो 50 इन्वेस्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब क्या है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय लिस्टेड कंपनी अ टू क्वालिफा सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कुछ आइडेंटिफाइड कैटेगरी, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई को देना है पैसा, तो आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के द्वारा उसको दे सकते हो। फिर प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इश्यू का मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस do not include an offer of specific securities made through a public offer, a rights issue bond, employee stock options, scheme qualified। प्रेफरेंशियल इशू क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों को, मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे को अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देना है, या आपके सप्लायर्स है, आप बोल रहे हो मेरे को उनको उनको शेयर्स देना है, तो आप अपने प्रेफरेंस से लोगों को शेयर दे रहे हो, राइट? कोई पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे हो, तो आप अपने प्रेफरेंशियल लोगों को शेयर दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस इशू। फिर राइट एंड बोनस इशू, राइट एंड बोनस इशू का मतलब क्या होता है? राइट, जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आप उनको अगर शेयर दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं राइट्स एंड बोनस इशू। इन्वेस्टर हु हैज बीन अवॉर्डेड राइट शेयर्स हैज 3 ऑप्शन: एक्सरसाइज द राइट, ट्रांसफर द राइट और लेट द राइट बी लैप्स। आप राइट दे सकते हो, या बोनस डिविडेंड के फॉर्म में अगर आप शेयर्स दे रहे हो अपने कंपनी के, तो उसको बोनस इशू बोलते हैं। अगर आप राइट्स दे रहे हो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो शेयर, तो उसको राइट इशू बोलते हैं। फिर ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग मैंने आपको बताया। ऑनशोर मतलब एक इंडिया की कंपनी इंडिया में ऑफर कर रही है, तो इसको ऑनशोर ऑफरिंग बोलते हैं। ऑफशोर मतलब इंडिया की कंपनी फॉरेन में ऑफर कर रही है, तो इसको ऑफशोर वो बोलते हैं। फिर स्वेट इक्विटी का मतलब क्या हुआ? जैसे स्वेट खून पसीना बोलते हैं जिसको, खून पसीना का कमाई है, तो वही है। कंपनी में इशू शेयर टू इट्स एम्प्लॉई प्रमोटर्स एज अ रिवॉर्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, मतलब यार आपने मेहनत की है तो आप डिजर्व करते हो, उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। फिर ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ईसॉप्स आर जैसे वो एम्प्लॉय को देती है कि आप सर्टेन टाइम बाद, जैसे अगर एक एम्प्लॉय है, नया एम्प्लॉय है, उसको ईसॉप मिला, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर उसमें लिखा है कि 4 साल, अगर आप कंपनी में 4 साल रहे, तो आप कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको ईसॉप बोलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट 2 तरीके का होता है, एक ओवर द काउंटर मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट मतलब जहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं है। अब 2 लोग हैं, 2 लोग आपस में एक शेयर बेच रहे हैं, तो वो हो गई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं है, कोई एक्सचेंज के थ्रू नहीं हो रहा है और कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है उसके अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर द काउंटर मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ आर थ्रू एक स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एनएसई, बीएसई के थ्रू होता है। एक्ट एज़ अ काउंटर पार्टी सेटलमेंट, मतलब वो गारंटी करती है कि यार वहाँ पे फ्रॉड होना नहीं, बहुत फ्रॉड नहीं होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में, क्योंकि एनएसई बीएसई से बैक्ड है। तो वहाँ पे वो काउंटर पार्टी एक्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काउंटर पार्टी एक्ट करती है, ताकि कोई भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट नहीं हो मार्केट के अंदर। फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, अब जो क्लियरिंग हाउस होती है वो ओटीसी मार्केट में नहीं होती है, वो
एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में होती है, वो क्या करती है, जो भी सेटलमेंट्स है वो क्लियर करने का काम करती है। जैसे आप बाय है तो आपके बायर के लिए वो सेलर है, हर सेलर के लिए वो बायर है। तो वैसे वो एक्सचेंज वो ट्रेड सेटल करने का काम करती है, जो भी क्लियरिंग हाउस है वो। OTC transaction settled by directly between counterparty. Counterparties मध्ये clearing of corporation is settle of securities take place and for all trades done on stock exchange. Stock exchange में अगर कोई ट्रेड टेक प्लेस हो रहा है तो वो क्लियरिंग हाउस उसका सेटलमेंट करती है. Provides full novation. It acts as a buyer for every seller and seller to every buyer. द काउंटर पार्टी रिस्क इज सब्सटेंशियली रिड्यूस टू द काउंटर पार्टी मतलब यार आपका जो दूसरा पार्टी है जो खरीद रहा है बेच रहा है वो फ्रॉड आपके साथ कर दिया तो उसको काउंटर पार्टी बोलते हैं, तो वो नहीं होता है क्योंकि क्लियरिंग हाउस या जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में, तो वहां पे नहीं होता है, वो ओटीसी मार्केट में जो भी काउंटर पार्टी रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क ओटीसी मार्केट के अंदर होता है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन ओटीसी ट्रांजेक्शन काउंटर पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑन देयर ओन। अब वो अब यार आप 2 जन कर रहे हो तो आपको एक-दूसरे के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क जो भी क्रेडिट रिस्क है वो पैसा देगा या नहीं देगा वो आपको बोन करना पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में वो क्लियरिंग हाउस देखती है किससे कब कितना पैसा लेना है, मार्जिन के नीचे पैसा जा रहा है तो वो मार्जिन बोल ऐड करती है, पेनल्टी लगाती है। तो ये सब काम फ्रॉड या क्रेडिट रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क है, ये सब नहीं होता है आपका जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, क्योंकि उसमें क्लियरिंग हाउस एक काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है। उसमें एनएसई, बीएसई होते हैं, एक्सचेंज जो होते हैं वो होते हैं, तो वो इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग पॉज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो वेरियस टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़ हम लोग अ, पार्ट 2 में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। ये पार्ट हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट देन मैं ट्राई किया हूँ कि जितना प्रिसाइज़ली एंड जितना भी ऑन द पॉइंट मैं समझा पाऊँ, तो मैंने आपको वैसे समझाया। पूरा चैप्टर मैं कवर कर लूँगा। पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा। तो 2 ही पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट 1। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, तो कमेंट डाउन बिलो या आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं या आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सीएफए का कोई टॉपिक पे, फाइनेंस का कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। So subscribe the channel, like करो वीडियो को and press the bell icon. Stay tuned for more such updates. Goodbye.